हाल ही में भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सीधे अमेरिका को यह संदेश दे दिया कि हम किसी पर निर्भर होकर नहीं बैठे हैं। कहानी की शुरुआत वॉशिंगटन से होती है। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर पहले से लगाए गए 25% शुल्क में और 25% जोड़ दिया, यानी अब अमेरिका को जाने वाला भारतीय माल 50% ज्यादा महंगा हो गया। सुनने में तो यह बड़ा झटका लगता है, लेकिन असली मोड़ यहीं आता है। अमेरिका की नाराजगी दरअसल रूस को लेकर है, क्योंकि भारत लगातार वहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और अमेरिका की शर्तों वाली डील मानने से साफ इनकार कर रहा है। सामान्य परिस्थितियों में देश ऐसे दबाव में झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने अलग रास्ता चुना। तेल के नए स्रोत तलाशने शुरू कर दिए। यहीं पर आता है नाइजीरिया का नाम। पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल आपूर्तिकर्ता। कुछ साल पहले दोनों के बीच $5 अरब से भी ज्यादा का व्यापार होता था, जिसमें कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा था। बाद में यह घटकर करीब $8 अरब रह गया। लेकिन अब हालात पलटने की तैयारी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड के 10 लाख बैरल पहले ही बुक कर लिए हैं। यह सिर्फ एक तेल की डील नहीं है, बल्कि एक सीधा संदेश है। भारत के पास हमेशा वैकल्पिक योजना मौजूद है और वह अमेरिका या यूरोपीय संघ के दबाव में नहीं झुकने वाला। दिलचस्प बात यह है कि रूस से तेल की आपूर्ति भी पूरी रफ्तार से जारी है। लाखों बैरल रूसी तेल भारत के बंदरगाहों पर उतर रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के शुल्क से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर लगभग नगण्य है। निर्यात पर केवल 1.87% और जीडीपी पर महज 0.19%, यानी भारत इसे आसानी से संभाल सकता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत और नाइजीरिया अब तेल तक सीमित नहीं रहेंगे। दवा निर्माण, कृषि मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की योजना है। मार्च 2025 में दोनों देशों ने $20 अरब का व्यापारिक लक्ष्य तय किया था। अगर यह पूरा होता है तो अफ्रीका में भारत की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा यह साझेदारी ब्रिक्स के विस्तार और ग्लोबल साउथ की राजनीति से भी जुड़ी है। अगर नाइजीरिया इन मंचों पर भारत के साथ खड़ा रहता है तो अफ्रीका में चीन और पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करने में भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। कहने का मतलब यह केवल ऊर्जा समझौता नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति की एक मजबूत चाल है। कूटनीति में हर कदम का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। अफ्रीका के साथ भारत की यह बढ़ती नजदीकी आने वाले वर्षों में न सिर्फ तेल की कीमतों को स्थिर रखेगी, बल्कि नए बाजार और निवेश के अवसर भी खोलेगी। वैसे अमेरिका द्वारा लगातार भारत पर शुल्क लगाने से भारतीय निर्यातकों को कुछ नुकसान जरूर होगा। यही वजह है कि भारत अलग अलग बाजारों को तलाश रहा है ताकि अपना माल अन्य देशों में भेज सके। साफ है, भारत का बैकअप प्लान अब पूरी तरह सक्रिय है। दूसरी ओर अमेरिका के भीतर से ही अब आवाज उठ रही है कि भारत पुतिन को मनाए और यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत से आग्रह किया है कि वह अपनी वैश्विक प्रभावशाली भूमिका का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन संघर्ष समाप्त कराने में मदद करे। यह बयान उस समय सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की थी। ग्राहम का कहना है कि यदि भारत इस युद्ध के अंत में अहम भूमिका निभाता है तो इससे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के संबंध पहले से भी अधिक मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं अपने भारतीय मित्रों से अपील करता हूं कि यदि वे राष्ट्रपति ट्रंप को इस रक्तपात को खत्म करने में मदद करें तो यह भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला सबसे अहम कदम होगा। सीनेटर ने यह भी कहा कि भारत रूस से रियायती दर पर कच्चा तेल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और यही तेल पुतिन की युद्ध मशीन को ऊर्जा देता है। ग्राहम को उम्मीद है कि मोदी ने हालिया कॉल में पुतिन को साफ संदेश दिया होगा कि यूक्रेन युद्ध का अंत न्याय संगत, सम्मानजनक और स्थायी तरीके से होना चाहिए। उनका मानना है कि भारत के पास इस मसले को प्रभावित करने की पर्याप्त क्षमता है और उसे इसे रणनीतिक ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अब बढ़ते हैं एक और खबर की ओर जो इजराइल से जुड़ी है। इजराइल और भारत के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं और अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को साफ कहा कि वे जल्द ही भारत की यात्रा करना चाहते हैं। यह घोषणा उन्होंने यरूशलेम में भारत के
के राजदूत J.P. सिंह से मुलाकात के बाद की, जहां दोनों के बीच सुरक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। नेतन्याहू का कहना है कि भारत इजराइल की भागीदारी लगातार गहराती जा रही है और आने वाला समय नए अवसर लेकर आएगा। उन्होंने न केवल भारत इजराइल रिश्तों पर बल्कि भारत अमेरिका संबंधों पर भी अपने विचार साझा किए। नेतन्याहू ने भारत के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रहे टैरिफ विवाद पर भारत की स्थिति का समर्थन करते हुए कहा कि वॉशिंगटन में यह बुनियादी समझ है कि भारत एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार है। उनके मुताबिक आज एशिया में भारत अपनी अलग पहचान रखता है और बाकी देशों से स्पष्ट रूप से अलग नजर आता है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका दो ऐसे करीबी मित्र जिनके बीच अनेक साझा हित हैं, अपने मतभेदों का समाधान ढूंढ लेंगे। गुफ्तगू केवल कूटनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रही। नेतन्याहू ने भारत इजराइल रक्षा सहयोग पर भी जोर दिया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल हुए इजरायली उपकरणों का उदाहरण देते हुए उन्हें बैटल प्रूवन यानी युद्ध में परखा और बेहद कारगर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इससे यह साबित होता है कि इजराइल का रक्षा निर्यात कितना विश्वसनीय और प्रभावी है। संकेत साफ थे कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में और बड़े समझौते हो सकते हैं। हालांकि नेतन्याहू के एजेंडे में भारत के साथ संबंधों से परे एक और अहम विषय था, गाजा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजराइल गाजा पट्टी के पूरे क्षेत्र पर सैन्य नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, लेकिन यह स्थायी कब्जा नहीं होगा। उनका कहना था कि वहां एक मजबूत सुरक्षा घेरे का निर्माण किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे, परंतु गाजा की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी इजराइल नहीं लेना चाहता। एक टीवी इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पर शासन करना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसे ऐसे सक्षम सशस्त्र बलों को सौंपा जाएगा जो वहां स्थिरता बनाए रख सकें। यह बयान ऐसे समय आया जब गाजा को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत तेज हो रही है। 2 हफ्ते पहले कतर में चल रही वार्ता अचानक रुक गई थी जब अमेरिका और इजराइल ने अपनी अपनी टीमें वापस बुला ली थीं। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने हमास पर गंभीरता से बातचीत न करने का आरोप लगाया, जबकि हमास का कहना था कि वह तभी चर्चा में लौटेगा जब गाजा में पर्याप्त मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी। इस बीच मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि गाजा पर पूरा नियंत्रण लेना है या नहीं, यह पूरी तरह इजराइल का निर्णय है। इस बयान ने नेतन्याहू को साफ संकेत दे दिया कि उन्हें अपने निर्णय के अनुसार आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता है। इजरायली सेना का दावा है कि 22 महीने से जारी संघर्ष के बाद वे गाजा के लगभग 75% हिस्से पर पहले ही नियंत्रण कर चुके हैं और अब शेष इलाकों में प्रवेश कर हमास के ठिकानों को नष्ट करने की योजना है। हालांकि इस कदम के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। यदि इजराइल गाजा पर पूरी तरह से सैन्य नियंत्रण स्थापित करता है तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक उसे वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों की भलाई और मूलभूत जरूरतों की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। यह स्थिति उस समय उत्पन्न होगी जब गाजा पहले से ही भीषण मानवीय संकट और भुखमरी से जूझ रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे माहौल में क्या भारत इजरायली प्रधानमंत्री को आधिकारिक रूप से निमंत्रण देगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत के भीतर और कई राजनीतिक दलों में इजराइल के विरोधी विचार रखने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। यही कारण है कि नेतन्याहू भारत का दौरा करेंगे या नहीं, यह एक चर्चित मुद्दा बन गया है। वैसे आपका क्या मानना है? भारत को उन्हें आमंत्रित करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति से जुड़े विषय पसंद आते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी रोजाना की नई रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली मुलाकात होगी एक और ताजा और अहम अंतर्राष्ट्रीय अपडेट के साथ।